शाक अनुपम मित्तल ने इन फाउंडर्स को थोड़ा भड़का भी दिया। फिर सब थोड़ी देर के लिए टेंशन में आ गए। अब मैं ऑफर नहीं दूंगा। अमन भैया थोड़े नाराज हो गए। दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के चौथे एपिसोड में आए दो 21 साल के लड़के जिन्होंने अपनी माँ के साथ घर से बिजनेस चालू करके 3 करोड़ की सेल कर दी। इनके प्रोडक्ट्स लाजवाब, पैकेजिंग लाजवाब और सेल उससे भी ज्यादा लाजवाब। लेकिन इस सबके बावजूद शार्क अमन गुप्ता नाराज क्यों हो गए थे और इनके चक्कर में शार्क्स के बीच में लड़ाई क्यों हुई? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में और साथ में एक और चीज फ्री मिलेगी। पता है क्या? चैनल का सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब कर दो यार। तो दोस्तों, शार्क टैंक में आए विनीत पाटिल, गीता पाटिल और दर्शील सावला अपने स्टार्टअप पाटिल काकी के साथ। इनका स्टार्टअप चकली, चिवड़ा, नमकीन और मोदक जैसे स्नैक्स बनाता है और इनकी मेन यूएसपी है कि इनके प्रोडक्ट्स को खाने में वो घर वाली फीलिंग आती है, वो घर वाला टेस्ट आता है। और ये लोग वो मिडिल कस्टमर सेगमेंट टारगेट कर रहे हैं जो लोग ना तो बहुत ज्यादा महंगे और प्रीमियम स्नैक्स खाना चाहते हैं, ना तो बहुत ज्यादा सस्ते और अनहाइजीनिक स्नैक्स खाना चाहते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल हलवाई ये स्नैक्स बनाते हैं उनके पास साफ सफाई की दिक्कत रहती है और जो बड़े ब्रांड्स पैकेज स्नैक्स बेचते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स में प्रेजर्वेटिव्स और न जाने क्या क्या डालते हैं, तो उनके अंदर से वो घर वाला, वो होमली टेस्ट चला जाता है। और शार्क टैंक पे इनकी आस्क थी 40 लाख रुपए की अपनी कंपनी की 2.5% इक्विटी के बदले। सबसे पहले इन्होंने शार्क्स को अपने बारे में बताया, अपनी जर्नी बताई कि कैसे लॉकडाउन के टाइम पे गीता पाटिल जी ने अपने घर से ये स्नैक्स का बिजनेस चालू किया, फिर कैसे कैसे ये धीरे धीरे बड़ा होता गया और बाद में कैसे इनके बेटे इनके साथ जुड़ गए। अब ये लोग इतना बता ही रहे थे कि बीच में शार्क अमन गुप्ता ने इन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि इनके स्नैक्स सही में इतने टेस्टी हैं। फिर सब थोड़ी देर के लिए टेंशन में आ गए। फिर उन्होंने बोला कि भाई पहले टेस्ट तो कराओ, हम खाएंगे तब तो पता चलेगा कि टेस्टी है कि नहीं। तो इन्होंने शार्क्स को मोदक, चिवड़ा और बाकी स्नैक्स टेस्ट कराए और शार्क्स को भी इनके स्नैक्स बहुत ज्यादा पसंद आए। थोड़ा हमें भी भिजवा देते यार। अब इसके बाद शुरू हुई असली धंधे की बात। सबसे पहले शार्क नमिता थापर ने इनसे पूछा कि ये जो मोदक है ये तो तुरंत बना के तुरंत खाने वाली चीज है, तो ये लोग स्केल करने के बारे में कैसे सोच रहे हैं? तो इस पे फाउंडर्स का कहना था कि मोदक और पूरन पोली एक क्लाउड किचन प्रोडक्ट है, यानी अगर इन्हें ऑल इंडिया हर जगह इसे सेल करना है तो या तो हर जगह इन्हें अपना एक क्लाउड किचन सेटअप करना पड़ेगा या फिर किसी ना किसी क्लाउड किचन के साथ टाई अप करना पड़ेगा। लेकिन इनके जो बाकी के स्नैक्स हैं वो सारे पैकेज्ड हैं और उन्हें स्केल किया जा सकता है आराम से। इसके बाद पीयूष भाई ने इनसे पूछा कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं, बीकाजी या फिर हल्दीराम्स, इनके स्नैक्स में वो घर वाली बात क्यों नहीं आ पाती, वो घर वाला टेस्ट क्यों नहीं आ पाता? तो फाउंडर्स ने बताया कि ये कंपनियां अपने सारे स्नैक्स मशीन से बनाती हैं, जिसकी वजह से इनके स्नैक्स में वो घर वाली बात नहीं आ पाती। लेकिन ये लोग अपना आधा काम मशीन से करते हैं और बाकी का बचा काम हाथ से करते हैं, जिससे काम भी जल्दी होता है और वो घर वाला टेस्ट भी बना रहता है। फिर अमन भैया ने इन्हें अपनी पैकेजिंग दिखाने को बुलाया, तो इनकी पैकेजिंग सभी शार्क्स को बहुत ज्यादा पसंद आई। फिर अमन भैया ने पूछा कि इनका विजन क्या है, ये चाहते क्या हैं, कि ये कैसा ब्रांड बने। तो इस पे फाउंडर्स का कहना था कि अभी के वक्त में मार्केट में जितने भी स्नैक्स के ब्रांड्स हैं या फिर जितने भी स्नैक्स प्रोडक्ट्स हैं वो सारे कमर्शियलाइज्ड हो चुके हैं और ये लोग इसी चीज को बदलना चाहते हैं और वापस से कस्टमर्स को वो घर वाली फीलिंग देना चाहते हैं। फिर इसके बाद अमन भैया ने पूछा कि लेकिन जैसे जैसे ये लोग स्केल करेंगे और मशीन्स लेके आएंगे, इनके स्नैक्स से भी वो घर वाली चीज चली जाएगी क्योंकि वो भी तो फिर मशीन से बनेंगे। तो इस पे फाउंडर्स का कहना था कि ये लोग अपनी ब्रांड इमेज इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि कस्टमर्स को हमेशा ऐसा लगे कि ये मिठाइयां या फिर ये स्नैक्स हाथ से ही बनाए जाते हैं और ये एक होमली ब्रांड। फिर शार्क नमिता थापर ने इन्हें कहा कि एफएमसीजी में एक और जरूरी चीज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में ये लोग बात ही नहीं कर रहे। ऊपर से अभी तक जो भी इन्होंने सेल करी है ये तो सारी ऑनलाइन है ना, इनकी वेबसाइट से है, तो ऑफलाइन जाने के बारे में इन्होंने क्या सोचा है और क्या प्लानिंग करी है? तो इस पे फाउंडर्स का कहना था कि अभी इनकी पैकेजिंग बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आगे जाके जैसे जैसे ये लोग नाइट्रोजन फ्लशिंग वगैरह करेंगे तो इनके स्नैक्स की शेल्फ लाइफ 25-30 दिन से बढ़ के 2 से 3 महीने की हो जाएगी, जिससे इनको स्केल करने में आसानी हो। फिर शार्क पीयूष बंसल ने इनसे इनकी पिछली फंडिंग राउंड्स के बारे में पूछा, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे सबसे पहले 7.5 लाख रुपए रेज किए थे। उसके बाद इन्होंने उसी 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे दोबारा 29 लाख रुपए की फंडिंग उठाई थी और अब ये लोग फाइनली शार्क टैंक में तीसरे राउंड के लिए आए। इसके बाद शार्क अमन गुप्ता ने इनसे इनका ASP यानी एवरेज सेलिंग प्राइस और ग्रॉस मार्जिन पूछा,
तो इस पे इनका कहना था कि इनका एवरेज सेलिंग प्राइस 600 रुपए का है, जिसपे इनका 25% का ग्रॉस मार्जिन है। और 2021-22 में इन्होंने 1,40,00,000 रुपए की सेल करी थी और इस साल ये लोग अभी तक ऑलरेडी 1 करोड़ कर चुके हैं और ईयर एंड तक 3 करोड़ की प्लानिंग है। फिर शार्क अनुपम मित्तल ने इनसे इनकी एज पूछी और इनकी उम्र सुन के सारे शार्क्स चौंक गए। ये दोनों फाउंडर्स 21 साल के हैं और 21 साल की उम्र में इन्होंने 3 करोड़ की सेल करी है। इसके बाद पीयूष भैया ने इनसे इनका मंथली बर्न पूछा, यानी कितना लॉस ये लोग कर रहे हैं हर महीने। तो इन्होंने बताया कि जून के महीने में इन्होंने 1 लाख रुपए का लॉस किया था। उसके बाद जुलाई में इन्होंने 2 लाख रुपए का लॉस किया और अगस्त में इन्हें 6.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो मोटा मोटा देखें तो इनका धंधा प्रॉफिटेबल है। अब इस सब डिस्कशन के बाद अमन भैया अपना ऑफर देने ही वाले थे कि तभी अनुपम मित्तल ने उन्हें बीच में काट के अपना ऑफर दे दिया। अनुपम मित्तल का ऑफर था 40 लाख रुपए इनकी कंपनी के 4% इक्विटी के लिए। अब ये देख के अमन भैया थोड़े नाराज हो गए कि भाई मुझे तो कोई बोलने ही नहीं देता, अब मैं ऑफर नहीं दूंगा। फिर शार्क विनीता सिंह ने इन्हें अपना ऑफर बताया। इनका ऑफर था 40 लाख रुपए, लेकिन इनकी कंपनी की 10% इक्विटी के लिए। तेजी देख रहे हो मैडम की, चुपके से वैल्यूएशन गिरा दी। अब इसके बाद शार्क अमन गुप्ता ने इन्हें पहले सीजन का एग्जांपल दिया कि कैसे इन्होंने जिन कंपनीज में पहले सीजन में इन्वेस्ट किया था उनकी सेल आज 10 गुना हो चुकी है और इनका ऑफर है 40 लाख रुपए का इनकी कंपनी की 5% इक्विटी के लिए। बाकी शार्क नमिता थापर इस डील से आउट हो गई क्योंकि उनके हिसाब से इन्हें स्केल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है और इस चीज में बाकी के शार्क्स इनकी ज्यादा मदद कर पाएंगे इनके मुकाबले। पहली बार इनकी किसी बात से एग्री करता हूं मैं। इसके बाद पीयूष भाई भी शार्क अनुपम मित्तल के साथ इस ऑफर में जुड़ गए और उन्होंने भी वही 40 लाख रुपए 4% इक्विटी के लिए ऑफर की। प्लस साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत टफ कैटेगरी है बिजनेस बनाने के लिए, लेकिन वो रिस्क सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स पे ले रहे हैं और फाइनली फैसला करने का टाइम आया। अब पाटिल काकी ने चारों शार्क्स को हाँ बोल दिया। उनका कहना था कि चारों आ जाओ, पर शार्क विनीता सिंह और अमन भैया इस बात के लिए नहीं माने क्योंकि विनीता दीदी को ज्यादा इक्विटी चाहिए थी और अमन भैया अकेले डील करना चाहते। अब इसके बाद माहौल थोड़ा गर्मा गया और अमन भैया ने फाइनली अपना एक आखिरी ऑफर दिया। अमन भैया का इस बार ऑफर था वही 40 लाख रुपए इनकी कंपनी की 4% इक्विटी के लिए, वही सेम अनुपम मित्तल और पीयूष भाई वाला ऑफर, लेकिन शर्त एक ही थी कि वो ये डील अकेले करेंगे। तो मतलब अब इनके पास 2 ऑफर हो गए, दोनों 40 लाख रुपए के। तो अब शार्क्स फाउंडर्स को पिच करने लगे। सबसे पहले पीयूष भाई ने बताया कि इनकी ब्रांडिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, लेकिन 50 लाख 1 करोड़ की सेल के बाद इस कैटेगरी में सैचुरेशन है, यानी उससे ज्यादा ग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो पीयूष भाई इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इस तरीके से मदद करेंगे कि बाद में कोई और कॉम्पिटिटर इसमें आ ही ना पाए। तो इस पे अमन भैया ने कहा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने भी शुरू करी है और ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये सुन के सब कोई हंसने लग गए क्योंकि भाई सही में मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत मुश्किल है, पर इनकी क्या गलती, इन्होंने करी हो तब तो पता चले। साथ ही साथ शार्क अनुपम मित्तल ने इन फाउंडर्स को थोड़ा भड़का भी दिया कि भाई अमन ने जिस कंपनी में पिछले सीजन इन्वेस्ट किया था वो पाटिल काकी की कंपेटिटर है। तो इस पे अमन भैया और नाराज हो गए कि भाई काय की कंपटीशन है, वो लोग बनाना चिप्स थोड़ी बनाते हैं। और इस सब ड्रामे के बाद फाइनली वक्त आया फाइनल डिसीजन का और फाउंडर्स ने अमन भैया को हाँ नहीं कहा और पीयूष बंसल और अनुपम मित्तल के ऑफर को हाँ कर दिया और ये डील क्लोज कर दी। अब यार जहां तक बात रही इनके बिजनेस की, तो मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि इनके लिए स्केल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यार स्केल करने के लिए इन्हें मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी और जैसे ही मशीन्स आएंगी और ये लोग मशीन से मोदक, स्नैक्स और बाकी की चीज़ें बनाने लगेंगे तो इनके प्रोडक्ट्स भी हल्दीराम, बीकानेर वाला जैसे ही हो जाएंगे। वो घर वाला टेस्ट इनमें भी नहीं बचेगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इंडिया में स्नैक्स का मार्केट 5 लाख करोड़ का है और हर साल ये डबल डिजिट से ग्रो करता है। तो मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इस इंडस्ट्री में मार्केट लीडर पेप्सिको इंडिया है, जिसके बाद आते हैं प्रताप स्नैक्स, बालाजी वेफर्स, बीकानेर वाला जैसे ब्रांड्स। और यहाँ पे भी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ एक अच्छा खासा शिफ्ट हो रहा है, जहाँ कस्टमर्स पैकेजिंग पे, हाइजीन पे, साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसी वजह से काफी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इस इंडस्ट्री में आ रही है, जिससे ब्रांड्स के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों इस सारी इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, शार्क टैंक के दूसरे एपिसोड में वॉच आउट वेरिएबल्स नाम का एक स्टार्टअप आया था, जिनको फंडिंग तो मिल गई लेकिन बाद में वो फ्रॉड निकले और उन्होंने हमारे सुपर इंटेलिजेंट शार्क्स को चूना लगा दिया था और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा
और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।